हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने स्टार्ट कर रखा था। तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या पढ़ा था हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड किया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या फाइंड किया था, आपका ई और आपका टाउ बाई 2m, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड किया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव करता है, तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है। तो वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है तो एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और आपका क्या होता है, वो उसका कुछ टाइम होता है। तो वो टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने अभी तक देख लिया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, देख लिया कि कैसे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, क्या होता है, करंट कैसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट का मूवमेंट होता है। तो अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक देख लिया। अब हम देखते हैं आगे की पोर्शन, ठीक है। और हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या देखा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकाला था, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था। जो कि आपका जो थर्मल वेलोसिटी निकाला था हमने, थर्मल वेलोसिटी किसके कारण, जो टेम्परेचर के कारण, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो वेलोसिटी निकाला था, वो कितना निकाला था हमने, 10⁻⁵ मीटर, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये काफी हाई था, जो कि इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से काफी हाई है, ठीक है। तो हमने अभी तक यहां पढ़ा। अब देखते हैं हम अगला पोर्शन की तरफ। अगला हम देखते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ID से, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, एक कंडक्टर देखा था। कंडक्टर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपको क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसके कारण क्या होता है, कुछ ड्रिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ड्रिफ्टिंग होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। और उसके कारण क्या होता है, कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। और उस कॉलिजन का जो एवरेज टाइम हमने निकाला था उसको क्या निकालता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और उसके अंदर कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, कुछ वेलोसिटी जनरेट हुआ, तो उस वेलोसिटी के कारण क्या होगा कि मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। तो मेरा जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो क्रॉस सेक्शन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से आ रहा है और इस एरिया पे स्ट्राइक कर रहा है। मान लीजिए कि कुछ भी सामान आता है, कुछ भी आता है, कोई भी मटेरियल आता है, कुछ वेलोसिटी से आ रहा है। तो अगर इस पे आके टकराता है तो क्या करता है, ये कुछ आगे जाके मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है, इस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो इस पे स्ट्राइक करने के कारण क्या हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ शिफ्टिंग होगा, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये शिफ्टिंग होगा। मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो ये कुछ शिफ्टिंग हुआ। तो मान लेते हैं पूरा कंडक्टर का लेंथ है L, ठीक है। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी आया। तो वेलोसिटी के कारण क्या हुआ, ये सेक्शन आपका ड्रिफ्ट किया, मूव किया। मान लेते हैं ये ΔX आपका ड्रिफ्ट किया, ठीक है। कितने टाइम में किया, मानते हैं कि लेट T, ΔT टाइम में ये ड्रिफ्ट कर गया। तो ये जो ΔX है, तो ΔX कुछ नहीं है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, जो कि हमने देखा क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। और ΔT क्या है आपका, ये आपका कुछ नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया। तो ये वेलोसिटी क्या किया, जब किसी एरिया पे स्ट्राइक किया तो वो एरिया क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कुछ मूव किया, कुछ ड्रिफ्ट किया। तो वो क्या हुआ, लेट करता ΔX, वो ड्रिफ्ट किया, मूव किया वो ΔX कितने टाइम में, ΔT टाइम में। तो ये जो ΔX है इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट और ΔT है इसको क्या लिया, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, याद रखना इस चीज को, ठीक है।
तो मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में एवरेज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, तो हम मानते हैं कि लेट इसमें एवरेज जो इलेक्ट्रॉन है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, तो n ले लेते हैं। और वॉल्यूम हमें लेना, एरिया हमें पता कितना है, a है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा x, तो एरिया इंटू लेंथ क्या देता है, वॉल्यूम देता है, तो एरिया इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो यहां से आपका कैपिटल N निकल गया, कितना आया, Na डेल्टा x, ये आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज आपने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज आपने पढ़ा है, क्या होता है, क्या होता है आपका Q इज इक्वल टू Ne, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n क्या है, मान लेते हैं कि कैपिटल है। ये पढ़ा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी चार्जेस। तो अगर n को हम पुट करो यहां पे, क्या कि मान लो n को पुट किया Na डेल्टा x e, ठीक है, ये मैंने फाइंड किया, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आपको यहां पर फिर लेते हैं। तो आपको पता है करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, Q बाई टी, Q बाई डेल टी होता है, चेंज इन चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल Q बाई डेल टी आपका करंट होता है। तो अगर हम I इज इक्वल टू, अगर हम इसको यहां पे क्या होता है आपका, अब हम क्या करते हैं, देखिए सॉरी, यहां पे ये क्या होता है, चार्ज इक्वल टू डेल Q बाई डेल टी होता है, ठीक है। तो हम मानते हैं, हम क्या करते हैं कि ये वाले टर्म को हम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देते हैं, दोनों साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, Q बाई डेल्टा टी और Na डेल्टा x बाई E बाई डेल्टा टी, हमने ये कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक। तो dq बाई dt क्या होता है आपका, करंट होता है, तो वही करंट क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। तो NaE डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या होगा, वेलोसिटी हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो आपका निकल गया वो क्या हो गया, ड्रिफ्ट करंट निकल गया, क्या निकल गया, NaEVD। n क्या है, n आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेंसिटी है, ये क्या है, एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपने यहां तक फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने आईडी निकाल लिया कितना, NaEVD, ये निकाल लिया हमने ड्रिफ्टिंग। तो आपको मैंने VD यहां पे कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा, E बाई टाउ बाई 2m, ये मैंने कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको यहां पे पुट कीजिए, ID इज इक्वल टू NaE, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ बाई 2m, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं कि ID इज इक्वल टू n, ठीक है, NE स्क्वायर A इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई 2m, ठीक है। फिर हम इसको अरेंज कर लेते हैं, NE स्क्वायर A टाउ बाई 2m, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको पता है ID बाई A को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो NE स्क्वायर टाउ बाई 2m डॉट E वेक्टर, ये मेरा हो गया, यहां तक आया समझ में। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं, ये मेरा हो गया। तो
आपको पता है जो करंट डेंसिटी होता है कि वो क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है, करंट अपॉन एरिया होता है। तो J इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m बाई ई वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। n क्या है, n क्या है आपका, n आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि आपका कांस्टेंट है, और आपका E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, ये भी फिक्स है। रिलैक्सेशन टाइम ये भी फिक्स है। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो फिक्स। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो करंट डेंसिटी है, जो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं तो एक करते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या करते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, तो सिग्मा आपकी कितनी आई है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये याद रखें कि यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने करंट देखा, तो करंट मैंने निकाला, करंट ड्रिफ्ट करंट क्या निकाला, NaEVd तो निकाला। उसके बाद Vd की जगह पे हमने वैल्यू को पुट किया, E टाउ बाई 2m। उसके बाद मैंने I बाई डी, ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाई एरिया। तो उसको मैंने क्या किया, और ये जितना टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये इस तरह से आपका निकल आ गया। ये हो गया आपका। तो ये आपका ड्रिफ्ट करंट के बारे में हो गया, ये नोट कर लिया। ये फॉर्मूला आप नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इस पे। ठीक है, अगला टर्म हम देखते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, एक कंडक्टर आपका किसी बैटरी से कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं V। बैटरी से जब कनेक्ट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, उसका क्या है, V है। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने कहा कि व्हेन ए कंडक्टर is connected to battery, then current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference between बाउंड्री। तो ये मैंने कहा कि करंट जो होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ आपका कहता है कि कोई भी कंडक्टर में अगर बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो करंट जो उसके थ्रू फ्लो करता है, जो करंट आपका फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या कहा आपका, मैथमेटिकल I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कहने का तो ये मतलब था, तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लिख दिया। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक टर्म से लेते हैं जिसको हम कहते हैं R। तो ये R क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस। R क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR बताया उसने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया कि किसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट जाता है, वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है,
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये उन्होंने ओम्स ने बताया। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक आर टर्म लाया, आर लाया कांस्टेंट टर्म, तो उसको मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफी इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। अगर ये मूव करता है तो मान लेते हैं ये जिगजैग फॉर्म में मूव किया, तो एक दूसरे से कोलाइड करता है, कोलिजन करता है। तो क्या करता है, अगर एक दूसरे से वो कोलाइड किया तो उसका मूवमेंट में थोड़ा सा कुछ डिले होता है, उसका मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है। अरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मान लो एक किसी प्लेस में गए, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ है। आप मार्केट गए, बहुत भीड़ है वहां पे, तो क्या होता है, आपका जो घूमने होता है वो क्या होता है, आपको काफी डिफरेंस होता है, काफी आपको डिफिकल्टी आता है, मतलब आपका जो ट्रैवल होने का में काफी रिस्ट्रिक्शन रहता है, आपको ट्रैवल होने में बहुत दिक्कत आता है। लेकिन अगर कोई रास्ता में आप जाते हैं, यहाँ पे एक दो तीन बंदे हैं, तो आपको इजीली आप मूव करते हो। तो उसी तरह आप देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे मूवमेंट स्टार्ट होगा, एक दूसरे से कोलिजन होगा। तो कोलिजन जब हो जाएगा, जब एक दूसरे से जब कोलिजन होने लगेगा, तो क्या होगा, इसका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के, इलेक्ट्रॉन का जो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा, मतलब करंट के जो मूवमेंट को आपका रिस्ट्रिक्ट कर रहा, रोक रहा है करंट का मूवमेंट को, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको यूनिट है ओम्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, आए यहाँ पे। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो करंट जो उसके अंदर फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा। तो ये उन्होंने किसने, ओम्स ने बताया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज इक्वल टू IR होता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो करंट का फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है, और उसको ओम से करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, ओम्स लॉ हुआ आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, क्या पढ़ा, E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई 2m। ड्रिफ्ट करंट क्या पढ़ा, NEA VD पढ़ा आपने, ये चीज पढ़ा आपने। तो अगर ID इज इक्वल टू NEA VD, तो VD की जगह पर NE वेक्टर टाउ बाई 2m को अगर हम रखें, 2m को रख दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है dV इज इक्वल टू ED डॉट dr, आपने पढ़ा है, इसको पढ़ा है। तो अगर कंडक्टर मैंने लिया था, वहां पे कंडक्टर लिया था, उसका लेंथ मैंने कितना लिया था, L लिया था। तो अगर हम इसका वोल्टेज निकालते हैं तो कितना होता है, E वेक्टर डॉट L। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V बाई L लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ID इज इक्वल टू NE, ठीक है, NE और E स्क्वायर टाउ बाई 2m इंटू A इंटू E वेक्टर को हम लिखते हैं V बाई L। ठीक है, और आपको ओम्स लॉ से पता है, आपको क्या पता है, V इज इक्वल टू IR, पता है आपको। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई I। पुट कीजिए, V है I है, तो अगर V बाई ID हम पुट करेंगे तो ये वाले सारे टर्म को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 बाई m NE टाउ, ठीक है, टाउ, इसको टाउ कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बाई, ठीक है, इनटू L ऊपर चल गया, L बाई A। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फिर से ये क्या है, ये टर्म क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है।
तो अगर हम इसको हम कांस्टेंट टर्म को, तो V बाई आई क्या होगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया। तो 2 बाई एम को हम रिप्लेस कर देते हैं एक रो से टर्म से L बाई ए। किससे रिप्लेस कर दिया, ये कांस्टेंट है तो इसको रो से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये आपका जो रो है, ये आपका जो रो है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब ये होता क्या है रेजिस्टिविटी, कि किसी कंडक्टर में करंट रोकने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये रेजिस्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले से होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो रो मेरा क्या निकाला था, 2m बाई एन ई स्क्वायर बाई टाउ निकाला था। आपको याद हो जब मैंने कंडक्टिविटी निकाला था, जब मैंने कंडक्टिविटी निकाला था तो निकाला था मैंने एन ई स्क्वायर बाई टाउ बाई 2m। कैलकुलेट देखा हो आप, पहले पन्ने पलटो, तो आपने निकाला था कंडक्टिविटी। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज inversely proportional to the conductivity of conductor, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो ये रहा, हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, दोनों को डिराइव कर लिया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस क्या निकाला, रो L बाई एरिया, एरिया इसका एरिया, ठीक है। तो आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यहां से रो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कि अगर R को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करेगी। यहां से हमने ये देखा, देख लिया यहां पे कि अगर R को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रो इंक्रीज करता है। और आपको रो पता है, रो मैंने निकाला, कितना निकाला, 2m बाई एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ये निकाला था मैंने, ये निकाला था ना, रो इज इक्वल टू 2m बाई एन ई स्क्वायर टी टाउ। तो यहां से आप देखो कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ। इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सारे तो कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका रो इंक्रीज कर रहा है, अगर रो इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, टाउ आपका डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लो। और अगर रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या होगा, रो आपका डिक्रीज करेगा, इसका मतलब टाउ आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो आप। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज की है तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसका टाउ क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं टॉपिक, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर लेता हूं मैं, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर ले लेते हैं, इसका लेंथ हम लेते हैं L और इसका एरिया हम ले लेते हैं E, ठीक है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू L, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया, क्या किया मैंने, किसी भी वायर को मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो इसका स्ट्रेच करेंगे
इसको स्ट्रेच कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करने के बाद मान लेते हैं कि इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, एल डैश हो गया। क्या हो गया, एल डैश हो गया। और इसका एरिया मान लेते हैं ए डैश हो गया। ठीक है, जब मैंने, तो यहां पे आपका वॉल्यूम क्या हो गया, ए डैश इंटू एल डैश। तो आपका ये स्ट्रेचिंग होगा, जब स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो एरिया मेरा घट रहा है। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एरिया मेरा बढ़ेगा और लेंथ मेरा डिक्रीज करेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, आपका कांस्टेंट ही होगा। वॉल्यूम आपका जो होगा यही तो होगा, मटेरियल आपका चेंज थोड़े ना हो रहा है। मैंने स्ट्रेच किया तो मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब मटेरियल तो सेम है ना। कोई अंदर से हम इंसर्ट कर रहे हैं, ना कोई निकाल रहे हैं कोई चीज, कोई ना, मतलब किसी मटेरियल में ना हम कुछ डाल रहे हैं ना कुछ निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखें, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसका मतलब क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये फार्मूला हम, ये वाले जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अकेले अकेले हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब हो रहा है दोनों पे, अगर एक को चेंज करें तो दोनों चेंज हो जा रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। तो ये हम इंडिविजुअल हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया, और आपको पता है R इज इक्वल टू L बाई ए। तो आप अगर L की जगह पे पुट करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए है आपका, अगर L की जगह पे 1 बाई ए पुट करो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया का स्क्वायर होगा। अगर उसको A को पुट करो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। तो ये दोनों जब वायर को हम स्ट्रेच करेंगे और दोनों को अगर कंपेयर करना होगा तो मेरा R रेजिस्टेंस जो होता है एरिया का स्क्वायर पे डिपेंड करता है और लेंथ का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है, तो वायर जब स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और लेंथ का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये वाले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये कब यूज होता है, किसी ने पूछा कि ये सर ये कब यूज होता है। तो ये हम तब यूज करेंगे जब किसी वायर को हम कट करेंगे। वायर को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कि मान लेते हैं कि वायर को मैंने हाफ इसको कट कर दिया, किससे, हाफ से कट कर दिया, तब हम ये डायरेक्टली फार्मूला को यूज करेंगे। स्ट्रेच करेंगे तो एक स्ट्रेचिंग में कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ही चीज चेंज हो रहा है। अगर लेंथ को कट किया तो लेंथ चेंज हो रहा है, अगर एरिया को कट करे तो एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने लेंथ बढ़ाया तो एरिया क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अगर लेंथ को कम किया तो एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब एक के कारण क्या हो रहा है, दूसरे में इफेक्ट हो रहा है। इसके में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका एरिया का स्क्वायर पे डिपेंड होगा और रेजिस्टेंस जो होगा उसमें डायरेक्टली किससे, एल का स्क्वायर पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक अगला टॉपिक हम लेते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके काफी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistance and resistivity। क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आपने देखा कि ये मेरा कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज कर दिया
तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट इंक्रीज किया, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया ना। तो अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किए तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आ गया, तो वो कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हो गया, वेलोसिटी भी आ गया। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो क्या हो गया, कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएगा, कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज चल रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने शुरू कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन टकराने शुरू, तो कोलिजन आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो कोलिजन जैसे इंक्रीज कर गया तो बताइए आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कोलिजन का टाइमिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर आपने लिख लीजिए, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसमें क्या हुआ, ये आपका कम हुआ। तो अगर ये कम हुआ तो आपका रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज किया। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया। तो अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन आपका इजीली मूव करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, उसका वेलोसिटी कम हो गया, उसका वेलोसिटी के कारण कोलिजन कम हो गया, कोलिजन के कारण क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, टाउ मेरा इंक्रीज कर गया। तो टाउ मेरा अगर इंक्रीज कर गया तो ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अगर ये डिक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ये रहा मेरा टेम्परेचर के कारण इफेक्ट, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है, इस टाइप से आया समझ में। तो अगले टॉपिक की हम तरफ चलते हैं। अगले हम चलते हैं अगला हम देखते हैं फार्मूला, हम देखेंगे फार्मूले आपको याद रखना, ज्यादा इस पे डेरिवेशन पे जाना नहीं है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना, टेम्परेचर किसने, टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका दो पे होता है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और एक टेम्परेचर आपका किस पे, T डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री पे होगा तो उसको हम कहेंगे R0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पे होगा तो इसको कहेंगे RT डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले बस याद रखना है कि आपको RT0 इज इक्वल टू R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। अब इसमें देखिए अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये आपको पता है और आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो हम रो के लिए भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी निकाल सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इसी तरह ये बस आप फॉर्मूले याद रखिए, आपको डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप आगे जाओगे थर्मल में पढ़ोगे तो इजीली आप डेरिवेशन करोगे, ठीक है। ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूले याद रखें, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस पे आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे से किसी ने पूछ दिया कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, क्या बताइए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट,
किसी ने बोला कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताइए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसी ने कह दिया, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो अल्फा इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, ये आपका उधर गया तो आर टी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस आर 0 डिग्री सेल्सियस बाई आर 0 डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी, यही तो आपका निकल के आएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपने निकाला यहां पे, तो ये कितना हो गया, चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू आर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री पे जितना टेम्परेचर होगा ये आपका फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे अब हम ये जो अल्फा कोफिशिएंट निकाले, ये दोनों हम सीरीज के लिए भी निकालेंगे और पैरेलल के लिए भी निकालेंगे। किसके लिए? कमेंट ऑन अल्फा, that is coefficient of resistance alpha for both series and parallel combination, ठीक है, उससे पहले हम कुछ डाटा ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं, एक T डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया कि R1 रेजिस्टेंस के लिए दो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस हमने लिया, तो एक रेजिस्टेंस पे मेरा रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा अल्फा 1 हो गया। ठीक है, इसका 0 डिग्री पे मैंने माना R01, तो R01 T डिग्री सेल्सियस पे मेरा हो जाएगा R01 और क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी हो गया। R2 रेजिस्टेंस के लिए मेरा कोएफिशिएंट है अल्फा 2, इसका 0 डिग्री पे मान लेते हैं R02, तो ये कितना होगा 0 T डिग्री सेल्सियस R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो ये मैंने कुछ डाटा ले लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा क्या होता है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। आपको पता है, हम पहले देखेंगे सीरीज के लिए। आपको पता है कि सीरीज में हम लेते हैं कि दो वायर, अगर सीरीज दो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उसका इक्विवेलेंट कितना लेते थे R1 प्लस R2, सीरीज में लेते थे, आपने 10th में पढ़ा है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, आपका डेल आर बाई डेल्टा टी मैंने ये किया, डिफरेंशिएट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, डेल R1 बाई डेल टी, इसको भी डिफरेंशिएट किया। इसको मैंने पार्शियल किया, पार्शियल। ठीक है, डेल R2 बाई डेल टी क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे आप नोट कीजिए, यहां देखिएगा। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सम कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो मैंने माना कि मैंने R01 प्लस R01 प्लस R02, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो कैंसिल कर जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, डेल R बाई डेल्टा टी मैंने कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैंने क्या किया, R01 दोनों को ऊपर नीचे किया इंटू डेल्टा R1 बाई डेल्टा टी।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, R02 बाई R02 इंटू डेल R2 बाई डेल्टा टी, ये मैंने यहां पे फाइंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहां पे फाइंड कर लिया। अब मैं देखता हूं कि आपने अल्फा पढ़ा है कि RT डिग्री सेल्सियस माइनस R0 डिग्री सेल्सियस बाई R0 डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी, फाइंड किया आपने, फाइंड किया आपने। तो आप अब देखो, आपने देखा कि ये क्या हुआ, ये चेंज है, ये चेंज है, तो हम इसको लिखते हैं RT लिख सकते हैं डेल R, और R0 डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी हम लिख सकते हैं, ये अल्फा हो गया, हो गया। तो अगर हम ये वाले टर्म को हम ले, ये वाले टर्म को हम ले, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एक अल्फा टर्म हो गया। आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो ये अल्फा इक्विवेलेंट हो गया। अगर हमने ये वाले टर्म को इंक्लूड करते हैं, ये क्या हो गया, ऊपर वाला चेंज इंटू R01 इंटू अल्फा 1, तो R1 रेजिस्टेंस में कोफिशिएंट कितना हुआ था, अल्फा 1। अगर हम इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, तो ये क्या हो गया, अल्फा 2। R2 रेजिस्टेंस के लिए कोफिशिएंट क्या लिया था, अल्फा 2, और इसके लिए क्या लिया था, अल्फा 1। याद कीजिए, देखिए अभी मैंने रफ कर दिया गलती से। ठीक है, इसको लिखिए आप, इसको लिखिए, तो क्या होगा, R01 प्लस R02 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है, और R01 इंटू अल्फा 1, ठीक है, प्लस R02 इंटू अल्फा 2, हो गया, हो गया। तो अल्फा इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2, और अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया, R01 प्लस R02। तो ये मेरा अल्फा इक्विवेलेंट किसके लिए निकल गया, सीरीज के लिए मेरा निकल गया। ठीक है, देखिए यहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो मैंने यहां से देखा कि ये क्या है, ये एक तरह से चेंज है, तो इसी तरह चेंज बाय इतना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे मेरा क्या है, ये अल्फा के लिए है, तो अल्फा इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया। आया समझ, सीरीज के लिए देख लिया मैंने। अब हम लास्ट देखते हैं आज की क्लास के लिए। अब हम देखते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये मेरा अगर सर्किट है, ये R1 है, ये R2 है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, होता है, आपने पढ़ा है, तो R इक्विवेलेंट R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है, होता है ना आपका। तो मैंने यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे मैंने उसमें किया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम इसको 1 बाई आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल टी। पढ़ा आपने डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई R1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई आर को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मान लेते हैं तो r माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है dr बाई dt, r को ऊपर लेगा तो dr माइनस dt, तो कितना हो गया, तो r माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, हो गया आपका। तो कितना हो गया, इंटू माइनस 1, तो कितना हो गया 1 इंटू आर माइनस 2, तो r माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वही तो मैंने किया। और डी आर डेल R1 बाई डेल्टा टी, और मैंने इसको भी किया तो R2 का स्क्वायर डेल R2 बाई डेल्टा टी, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो यहां सब कुछ माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा,
तो अगर मैं इसको ये लिखूं कि 1/r, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको r इक्विवेलेंट 1/r डेल्टा r बाई डेल्टा t लिखे, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन में हम इसको लिखते हैं, क्या लिखे इनिशियल कंडीशन के लिए हमने लिखते हैं तो R01 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इंटू R0 लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डेल R1 बाई डेल टी प्लस 1/R02 इनिशियल के लिए 1/R02 इंटू डेल R2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर इस टर्म को हम लेंगे तो ये क्या दे रहा है अल्फा 1, इस वाले टर्म को हम लेंगे तो क्या दे रहा है अल्फा 2, ठीक है, और इस वाले टर्म को हम लेंगे तो क्या देगा अल्फा इक्विवेलेंट देगा, ठीक है। तो यहां से आप अल्फा इक्विवेलेंट निकालिए तो 1/r अल्फा इक्विवेलेंट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया अल्फा 1/r01 प्लस अल्फा 2/r02। आया निकल के आपका, आ गया आपका निकल के। तो आपको पता है, यहां तक लिख लिया आपने, आपको पता है कि R इक्विवेलेंट मैंने कितना निकाला, R इक्विवेलेंट कितना निकाला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल के लिए ले लें तो R01 इंटू R02 बाई R01 प्लस R02, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस R को पुट किया यहाँ पे तो ऊपर चला जाएगा वो R01 प्लस R02 बाई R01 इंटू R02 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, क्या करता हूं मैं एलसीएम ले लेता हूं R01 इंटू R02, तो अल्फा 1 R02 प्लस अल्फा 2 R01, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो अल्फा क्या हो गया अल्फा 1 R02 प्लस अल्फा 2 R01 बाई R01 प्लस R02। तो ये मेरा कोफिशिएंट निकल के आ गया, किसके लिए पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। तो मैंने सीरीज के लिए भी कोफिशिएंट निकाला, पैरेलल के लिए भी कोफिशिएंट निकाला, ठीक है। तो यहां तक आपके मैंने कोफिशिएंट तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस मुझे जहां तक फाइंड करना था मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम अगले आज की क्लास तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम आएंगे तो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कैपेसिटर का जैसे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, उसको एक बार आप रिवीजन करके आइएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि सेम प्रोसेस है आपका, उस दोनों को मिक्स करके हम चलेंगे ताकि आपको दोनों से फिर से रिवीजन हो जाए कैपेसिटर, आपको रेजिस्टेंस बहुत इजी से समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका थ्योरेटिकल इस टाइप से। तो ये जितने मैंने स्क्वायर करते जा रहा वो फार्मूले आप सारे कुछ याद रखिए, ठीक है। और जितने मैंने डेरिवेशन किया वो डेरिवेशन अच्छे से देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लीजिए और इस पे व्हाट्सएप जरूर से जरूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल विक्रमादित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।